नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज ये लक्ष्य बैच का दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास में भी हम लोग भारत के प्रागैतिहासिक चित्रकला को पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है, हेरोडोटस किस देश का निवासी था? बेटा हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था। आप जानते होंगे हेरोडोटस की एक पुस्तक है और जिसे हिस्टोरिका के नाम से जानते हैं। इतिहास का पितामह भी हेरोडोटस को ही माना जाता है। तो इस सारे जो है फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे आपको याद रखना होगा। जैसे इतिहास का जनक किसे विश्व स्तर पे कहा जाता है बेटा, तो हेरोडोटस हैं। इतिहास का जनक भारतीय स्तर पे या भारत के इतिहास का जनक किसे माना जाता है, तो महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। डाटा पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये विविध का क्वेश्चन है। बेटा हो सकता है विविध में भी आ जाए, लेकिन भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो भी चित्रकार संबंधित हैं, इतिहास से संबंधित हैं, उन्हें भी देखने का प्रयास करेंगे। भारत में इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो बेटा भारत में सबसे पहले इतिहास शब्द जो प्रयोग किया गया वो महाभारत में किया गया। महाभारत आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का काल होता है और पांडवों और जो कौरवों के बीच में युद्ध हुआ है, उसी का संकलन महाभारत कहलाता है। भारतीय चिकित्सा की जनक किसे कहा जाता है? बेटा चरक जी को। चरक आप जानते होंगे, सुश्रुतु चरक, बहुत सारे हैं, पतंजलि हैं, लेकिन जो चरक हैं, चरक जी को भारतीय चिकित्सा पद्धति, जिसमें जो है जड़ी बूटियों से संबंधित डाटा खूब ज़्यादा होता है, प्रयोग किया जाता है। BAMS वाले जानते होंगे चिकित्सा, तो उसका जनक चरक को कहा जाता है। चिकित्सा पद्धति के जनक जो है चरक जी को कहा जाता है। अगला पॉइंट कहा गया, कुषाण शासक कनिष्क के दरबार का चिकित्सक था। बेटा कनिष्क के दरबार के चिकित्सक रहे हैं चरक जी, और चरक जी को चिकित्सा का जो है फादर ऑफ चिकित्सा कहा जाता है। यानी फादर ऑफ जो है क्या कहा जाता है, आप जानते होंगे। चिकित्सा का जनक कौन है? चरक हैं। चरक संहिता भी इन्होंने लिखी है, याद रखना है। आगे फादर ऑफ मेडिसिन इन इंडिया देख लीजिए, सीधे सीधे मेडिसिन इन इंडिया शब्द ही आ गया, चरक को कहा जाता है। अभी हमने पूछा था किसे कहा जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्रेरणा किससे मिलती है? बेटा धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, इसकी प्रेरणा हमें इतिहास सिखाता है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारे तथ्य ऐसे देखने को मिलते हैं जो धर्म से बनते हैं, कोई काम से बनता है, कोई मोक्ष प्रदान करके अमर हो जाता है, और कोई जो है एक दूसरे को अर्थ यानी धन दे करके काम चला लेता है, उससे भी काम बन जाता है। अभी जो है बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आता है, कोई जुगाड़ है सर? अब जुगाड़ क्या है बेटा? पढ़ना ही जुगाड़ है। पढ़ने का चांसेज हम आपको बता सकते हैं, कितने % कहाँ से पूछा जा सकता है ये हम आपको बता सकते हैं, लेकिन और कोई जुगाड़ हमारे पास नहीं है बेटा। तो ऐसा पूछने से क्षमा करें, हमें जो है बचाएं। और हम इतने बड़े टीचर नहीं हो गए हैं कि जो है हम आपको जुगाड़ के बारे में कुछ बताएं। हमारे यहाँ कोई भी जुगाड़ नहीं, बस केवल पढ़ने के जो है चांसेस को बताया जाता है। कितने % चांस है आपके, अगर पढ़ते हैं आप सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस पे हम लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन इस पे हम कभी नहीं बोल पाएंगे कि कोई जुगाड़ है। बहुत सारे मैसेज आए, सर कोई जुगाड़ है, भर्ती तो बहुत कम है, हमें जुगाड़ से बाबू माफ़ करिए, हम जो है बहुत छोटे इंसान हैं, निम्न लेवल के इंसान हैं, और हमें बचाइए। हमें केवल और केवल पढ़ाना आता है, आपको पढ़ना आना चाहिए, बस यही दोनों जुगाड़ हैं। अगर आप पढ़ेंगे निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे। इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? बेटा इसे पढ़ने के लिए टोटल 3 भाग, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है बेटा? तो इसे भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। प्रागैतिहासिक काल को भी पुरापाषाण काल, जिसे हम लोग पूर्वपाषाण कहते हैं, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को हम लोग उत्तरपाषाण काल कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है, अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। पुरापाषाण काल को ही पूर्वपाषाण काल कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया बेटा? 3 भागों में बांटा गया। अच्छा, इतिहास को कितने भागों में? 3, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जबकि प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को उत्तरपाषाण काल कहा जाता है, पुरापाषाण काल को पूर्वपाषाण काल कहा जाता है। आइए देखते हैं इनके समय काल को। जैसे पुरापाषाण काल का समय क्या है बेटा? 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व, यानी 10,000 सालों का डाटा यहाँ पे है। मध्यपाषाण काल की बात करते हैं बेटा, 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, यानी 15,000 सालों का डाटा यहाँ पे है मध्यपाषाण काल में। अच्छा, नवपाषाण काल का एज क्या है बेटा? बहुत बार कंफ्यूज हुआ है ये। 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, कई जगह 5,000 ईसा पूर्व, कई जगह 4,000 ईसा पूर्व दिखाई देता है, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे, प्रागैतिहासिक काल की चित्रशैली किसकी मानी जाती है? तो 5 प्रकार की मानी जाती है बेटा प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की शैली। तो चित्रशैली 5 प्रकार की है प्रागैतिहासिक काल में, याद रखना है। आगे, क्षेपांकन शैली किस काल की शैली मानी जाती है? क्षेपांकन शैली जो है ये प्रागैतिहासिक काल की मानी जाती है, प्रागैतिहासिक काल की मानी जाती है।
अर्धपूर्वक शैली किस काल की शैली है? तो अर्धपूरक शैली मूल रूप से प्रागैतिहासिक काल की शैली मानी जाती है। छेपांकन शैली भी प्रागैतिहासिक काल की ही है। आगे, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बेटा? तो प्रागैतिहासिक शब्द को सबसे पहले डेनियल विल्सन ने प्रयोग किया। डेनियल विल्सन सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रागैतिहासिक शब्द बोला। आगे, आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनॉल्स ऑफ स्कॉटलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेटा डेनियल विल्सन जी हैं, जिन्होंने 1851 ईस्वी में जो है आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनॉल्स ऑफ स्कॉटलैंड नामक पुस्तक को लिखा है। प्रागैतिहासिक शब्द भी डेनियल विल्सन ने ही सबसे पहले दिया था। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत आता है? हड़प्पा सभ्यता आप जानते होंगे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये आद्य ऐतिहासिक काल का अंतर्गत आ जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल आप जानते होंगे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, तीन भागों में हमने बांटा। तो प्रागैतिहासिक काल 3 भाग हैं उसके, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल के भाग ही नहीं और ऐतिहासिक काल के भी भाग नहीं। तो कुल मिला के इतिहास पढ़ने के लिए 3 भाग हैं, उसमें से दूसरे नंबर पर आता है हड़प्पा सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे, किस काल के अंतर्गत लिखित प्रमाण मिलते हैं बेटा? तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित प्रमाण मिलते हैं। ऐतिहासिक तीसरे नंबर वाला है, इतिहास का तीसरा नंबर जो है ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे, भारत में सर्वप्रथम पाषाण की खोज किसने की थी बेटा? रॉबर्ट ब्रुसफुट आते हैं 1863 ईस्वी में खोजते हैं, सन भी आपको याद रखना होगा। सबसे पहले पाषाण की खोज करते हैं। मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पे सर्वप्रथम क्या मिलता है बेटा? मद्रास के पल्लावरम वाले क्षेत्र में कुल्हाड़ी मिलती है। सबसे पहले कुल्हाड़ी मिलती है। पुरापाषाण काल का जनक किसे माना जाता है? पुरापाषाण काल का जो जनक माना जाता है वो रॉबर्ट ब्रुसफुट को ही माना जाता है। रॉबर्ट को ही माना जाता है। पुरापाषाण काल को हम लोग पूर्वपाषाण काल के नाम से जानते हैं, कभी कन्फ्यूज नहीं होना है। पुरापाषाण काल यानी पूर्वपाषाण काल। जन्म कौन है, जन्मदाता कौन है, फादर कौन है? रॉबर्ट ब्रुसफुट है। आगे, उड़ीसा, मद्रास, मैसूर से किस काल के औजार प्राप्त हुए हैं? तो उड़ीसा, मद्रास, मैसूर से जो डाटा मिला है वो पाषाण काल का है बेटा, पाषाण काल का है, याद रखना है, पाषाण काल। आगे, आदिमानवों को विद्वानों ने किस नाम से पुकारा? बेटा आदिमानवों को विद्वानों ने क्वार्टिज़ाइट मैन के नाम से पुकारा है। क्वार्टिज़ाइट मैन के नाम से आदिमानवों को विद्वानों ने पुकारा। आगे, आदिमानव कहाँ निवास करते थे? तो प्राकृतिक गुफाओं में आदिमानव रहा करते थे। प्राकृतिक गुफाओं में आदिमानव रहा करते थे। आगे, पाषाण काल में कितने भागों में बांटा गया है बेटा? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो भाग हैं 3। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। अगला पॉइंट कहा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बने हैं बेटा, तो इन्हें याद रखना होगा आपको। उत्तर भारत की सोहन संस्कृति एवं दक्षिण भारत की मद्रासी संस्कृति किस काल की है? तो सोहन संस्कृति और मद्रासी संस्कृति मूल रूप से किस काल की मानी जाती है? निम्न पुरापाषाण काल की मानी जाती है। निम्न पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल वही सबसे पहले वाला। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल ही आता है, तो उसी का निम्न पुरापाषाण काल में सोहन संस्कृति और मद्रासी संस्कृति आ जाती है। आगे बात करते हैं, सोहन नदी किस नदी की सहायक नदी है बेटा? तो सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है बेटा, सिंधु नदी की सहायक नदी। सोहन नदी की घाटी में पूर्वपाषाण काल के अनुसंधानकर्ता कौन रहे हैं? तो डी.एन. वाडिया साहब हैं, 1928 ईस्वी में अनुसंधान करते हैं। डी.एन. वाडिया सोहन नदी की घाटी में पूर्वपाषाण काल का अनुसंधान किया करते हैं। अच्छा, हैंड एक्स का खोज किसने किया? तो हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी बेटा रॉबर्ट ब्रुसफुट साहब खोजते हैं। रॉबर्ट ब्रुसफुट साहब सबसे पहले हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी को खोजने का काम करते हैं। एस्यूलियन किसका उपनाम था बेटा? एस्यूलियन जो उपनाम है वो कुल्हाड़ी का ही उपनाम है। कुल्हाड़ी जिसे हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं, एस्यूलियन इसका भी उपनाम रहा है। क्वेश्चन हो सकता पूछ ले कि अर्धपूरक शैली किस काल की है? अर्धपूरक शैली किस काल की है? तो प्रागैतिहासिक काल की मानी जाती है बेटा। ये सब डाटा याद रखना होगा। आगे, फलक संस्कृति किसका उपनाम है बेटा? फलक संस्कृति कहा जाता है मध्य पुरापाषाण काल को। मध्य पुरापाषाण काल को, तो मध्य पुरापाषाण काल को हम लोग मूल रूप से फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं, अहमदाबाद और महाराष्ट्र किस संस्कृति का मुख्य स्थल माना जाता है? तो अहमदाबाद हो या महाराष्ट्र दोनों मध्य पुरापाषाण काल के स्थल माने जाते हैं। मध्य पुरापाषाण काल के स्थल माने जाते हैं। अच्छा, आज एक लोग फ़ोन किए, सर ये बताइए, आपने कहा था डाटा याद करा देंगे, कैसे याद कराएंगे? बेटा जब एक एक टॉपिक हम 3-3 बार पढ़ाएंगे तो कैसे नहीं याद होगा? एक एक टॉपिक 3-3 4-4 बार याद कराएंगे।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दिमाग में बैठता है या नहीं बैठता है। हमारी तरफ से पूरा प्रयास होगा कि आपको पूरा का पूरा डाटा याद हो जाए, जो महत्वपूर्ण है उनमें खास फोकस रहेगा, हर बार उसे हम जो है रिवीजन करते रहेंगे। आगे, उच्च पुरापाषाण काल के मानव का जीवन किस पे निर्भर करता है? तो उच्च पुरापाषाण काल का जो मानव है उसका जीवन मूल रूप से आखेट यानी शिकार पे निर्भर करता है। आदि मानव ने ब्लेड आकार का हथियार किस काल में बनाया? तो ब्लेड आकार का जो हथियार बनाया बेटा वो उच्च पुरापाषाण काल में बनाया है, उच्च पुरापाषाण काल में बनाया है। आगे, संक्रमण काल किस काल को कहा जाता है बेटा? तो संक्रमण काल मध्यपाषाण काल को ही कहते हैं, मध्यपाषाण काल को कहते हैं, जहाँ 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का डाटा मिलता है। आगे, मध्यपाषाण काल में हथियार किसका प्रयोग किया जाता था? तो बुझा पत्थर से जो है हथियार बनाए जाते थे। मध्यपाषाण काल की खोज किसने की है? सीएल कार्लाइल साहब खोजते हैं। 1868 ईस्वी में मध्यपाषाण काल की खोज होती है। अच्छा, सिली पत्थर के प्रहार कैसे किए जाते थे? बेटा सिली पत्थर के जो प्रहार होते थे वो दूर से किए जाते थे, दूर से वहा के फेंका जाता था, आराम से लग जाता था और प्रहार हो जाता था, आराम से जो है शिकार हो जाता था। आगे, बिना हत्थे की वसूली किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो बिना हत्थे की वसूली मूल रूप से चिंगलपुट और अक्कीपक्कम, चिंगलपुट और अक्कीपक्कम में बिना हत्थे वाली वसूली प्राप्त हुई है। मानव ने किस जानवरों को सर्वप्रथम पालतू बनाया बेटा? तो सबसे पहले मानव कुत्ता पालना स्टार्ट करता है, जो आज की डेट का बहुत फेमस जानवर है। आज देखते होंगे शहर में लोग कुत्ता ही पालते हैं, सबसे पहले मानव कुत्ता ही पाला था, इसीलिए हमें लग रहा है लोग जो है शहरों में कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिए हैं। मानव में पशुपालन एवं कृषि का विकास किस काल में हुआ है? तो मानव में पशुपालन और जो कृषि का साक्ष्य मिलता है वो नवपाषाण काल में मिलता है बेटा। स्टार लगाइए, ट्रिपल स्टार, कम से कम ट्रिपल स्टार लगाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कम से कम 5 बार छपा है ये, 5-6 बार लगातार छपा क्वेश्चन बेटा। आगे, किस काल में मनुष्य बस्तियों में एकत्रित होना स्टार्ट कर देता है? बेटा उत्तर पाषाण काल में बस्तियों में रहना स्टार्ट करता है। डबल स्टार इसके ऊपर लगाइएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। बेल्लारी कहाँ स्थित है? ये भी स्टार लगाने लायक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, कर्नाटक का राइट आंसर बनता है। गोल यंत्र, दरिया, घोड़ा, पशुओं की अस्थभूमि, हड्डी किस नदी से प्राप्त होती है? बेटा नर्मदा नदी घाटी से ये सब डाटा मिलता है। गोल यंत्र हो, दरियाई घोड़ा हो, पशुओं की अस्थियाँ हो, ये सब डाटा नर्मदा नदी घाटी से मिल जाता है। आगे, प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग को बाइंड्रिक साहब ने लिखा है। कब लिखा है? 1958 ईस्वी में लिखा है। प्रीहिस्टोरिक इंडिका नामक पुस्तक किसकी है बेटा? तो पिगॉट साहब की, स्टुअर्ट पिगॉट लिखते हैं इसे 1950 ईस्वी में। आगे, आलचीन ने ऋषिमुख पर्वत के चित्रों का समय क्या बताया? बेटा आलचीन ने जो है बताया है जो ऋषिमुख पर्वत का समय वो 3000 ईसा पूर्व का माना जाता है। 3000 ईसा पूर्व याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे कहा जाता है असित कुमार हल्दर ने चक्रधरपुर के चित्रों का समय बताया था। असित कुमार हल्दर ने चक्रधरपुर को बताया कि 3000 ईसा पूर्व का है। आगे, भिल्डरिया प्रागैतिहासिक स्थल के राज्य में स्थित है बेटा। भिल्डरिया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर वाला बेल्ट होता है बेटा, वहीं से पाया जाता है। आगे, सरोहो घाट, सरोहो घाट प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य के अंतर्गत आता है बेटा? सरोहो घाट प्रागैतिहासिक स्थल भी यूपी के अंतर्गत आता है, कल हमने इस पर चर्चा की थी, पढ़ा था। शाही के आखेट का चित्र कहाँ मिलता है बेटा? सरोहो घाट से ही मिलता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर वाले बेल्ट में पाया जाता है। आगे, हाथ के छापे का चित्र किस स्थल से प्राप्त होता है? हाथ के छापे का जो चित्र मिलता है बेटा सरोहो घाट से ही मिलता है। घायल सूर का आखेट का चित्र कहाँ मिलता है? भिल्डरिया उत्तर प्रदेश। इतना महत्वपूर्ण डाटा है बेटा, कम से कम 10 बार क्वेश्चन ये छप चुका है। आगे, घोंडमागर नामक स्थान यानी घोंडमागर नामक प्रागैतिहासिक स्थल से कौन सा चित्र प्राप्त किया गया? तो घोंडमागर नामक प्रागैतिहासिक स्थल से गैंडे का आखेट मिलता है बेटा। घोंडमागर नामक स्थान पे गैंडे का आखेट प्राप्त होता है। मसाल वाला आदमी, मसाल वाला आदमी का चित्र किस स्थान से प्राप्त होता है? प्राप्त किया गया है, लाहौरी से प्राप्त किया जाता है मसाल वाला आदमी। आगे, त्रिशूलधारी का चित्र कहाँ से मिलता है बेटा? त्रिशूलधारी का जो चित्र मिलता है वो बिडम्ब से मिलता है। बिडम्ब बहुत फेमस जो है स्थान है, बहुत ही फेमस। उस काल में भी जो है ये मूल रूप से पर्यटन का केंद्र रहा है। डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने 1967 ईस्वी में किस प्रागैतिहासिक स्थल का पता लगाया? तो डॉक्टर जगदीश गुप्ता 1967 में जो खोजते हैं वो बिडम्ब को ही खोजते हैं। आगे, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का नाम जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला को लिखने का जो श्रेय गया है डॉक्टर जगदीश गुप्ता को गया है, उन्होंने ही लिखा है। सिल्वे राड ने 1907 ईस्वी में किस प्रागैतिहासिक स्थल को खोजा था? बेटा सिल्वे राड ने 1907 ईस्वी में बांदा को खोजा। बांदा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, आप जानते हैं, वहाँ से भी प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं। आगे, मानिकपुर किस प्रागैतिहासिक स्थल के अंतर्गत आता है? तो मानिकपुर मूल रूप से बांदा के अंतर्गत ही आता है। चोंचदार पुरुष, पहिए रहित गाड़ी, तीर कमानधारी, घुड़सवार नामक चित्र कहाँ से मिलते हैं? तो चोंचदार पुरुष हो, पहिए रहित गाड़ी हो, ये सब डाटा मणिकपुर से मिलता है बेटा। मणिकपुर राइट आंसर बनेगा। आगे, 12 सिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारी, 12 सिंघा का पीछा करता हुआ धनुर्धारी कहाँ पे चित्रित है बेटा? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कुरिया कुंड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कुरिया कुंड में चित्रित है। आगे,
पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर, पहाड़गढ़, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है बेटा? तो पंचमढ़ी हो, होशंगाबाद हो, सिंघनपुर हो, पहाड़गढ़ हो, भीमबेटका हो, ये सब मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, मामावाली नगरी के हिस्से। पंचमढ़ी किस पहाड़ी में स्थित है बेटा? पंचमढ़ी महादेव की पहाड़ी में स्थित है। डाटा पूछा जा चुका है, याद रखना, स्टार लगा लीजिएगा। आगे बात करते हैं, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर साहब खोजते हैं, 1925 ईस्वी का सन होता है। पंचमढ़ी के चित्रों को कब और किसने प्रकाशित किया है बेटा? 1936 ईस्वी में D.H. गार्डन साहब प्रकाशित करते हैं। जी.आर. हंटर अगर नहीं होता है बेटा तो D.H. गार्डन आंसर बनते हैं, याद रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो है D.H. गार्डन राइट आंसर बने हैं। पंचमढ़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं बेटा? पंचमढ़ी में लगभग 50 गुफाएं मिल जाती हैं। अच्छा, डोंकोरो, बेनियाबेरी, सोनभद्र प्रागैतिहासिक स्थल किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? तो डोंकोरो द्वीप जो है, बेनियाबेरी है, सोनभद्र है, ये सब पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। आगे कहा जाता है महादेव बाजार, महादेव बाजार, नींबू भोज, जम्बू द्वीप प्रागैतिहासिक स्थल किसके अंतर्गत आते हैं? तो महादेव बाजार, नींबू भोज, जम्बू प्रागैतिहासिक स्थल पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आते हैं, पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आते हैं। आगे कहा गया विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा से मिलता है बेटा? विशालकाय बकरी जो मिलती है वो महादेव बाजार वाले गुफा से मिल जाती है। आगे बात करते हैं, कांटेदार स्याही नृत्यावादन करते दो मनुष्य नामक चित्र कहाँ से मिलता है? तो कांटेदार स्याही हो या फिर नृत्यावादन करते मनुष्य हो, ये सब जम्बू द्वीप से ही मिलते हैं। आगे बात करते हैं, सबसे अधिक धनुर्धारियों का चित्र कहाँ से मिलता है? सबसे अधिक धनुर्धारियों का जो चित्र मिलता है बेटा वो पंचमढ़ी से मिलता है, पंचमढ़ी, राइट आंसर पंचमढ़ी बनेगा। पारिवारिक जीवन का चित्रण किस गुफा में हुआ है? पारिवारिक जीवन का जो चित्रण है बेटा मूल रूप से मांटे राजा गुफा में हुआ है, मांटे राजा। आगे बात करते हैं, पूछा गया भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है बेटा, राइट आंसर भोपाल मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे भीमबेटका किस नदी के किनारे स्थित है बेटा? तो आसान नदी, आसान नदी के किनारे भीमबेटका स्थित है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे कहा जाता है भीमबेटका नामक पहाड़ी की खोज किसने की थी? भीमबेटका पहाड़ी को विष्णुधर वाकाड़कर यानी B.K. वाकाड़कर साहब खोजते हैं, सन 1958 है बेटा, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। कौन? भीमबेटका गुफा को विष्णु वाकाड़कर साहब खोजते हैं, 1958 ईस्वी में खोजा जाता है। आगे भीमबेटका से कितनी चित्रकारी गुफाएं मिलती हैं बेटा? ये डाटा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 475 या 275 बेटा, 275 मिला है, 275 राइट आंसर बनेगा। 475 बहुत लोग कहते हैं लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, 475 गलत काट दीजिएगा बेटा। 275 कई बुकों में मिलता है, इसलिए 275 राइट आंसर बन रहा है। भीमबेटका गुफा में बने क्षेत्रों में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है बेटा? गेरुआ रंग या फिर लाल रंग कई जगह दिखाई देता है, तो लाल रंग या गेरुआ रंग राइट आंसर बनेगा। आगे बात करते हैं भीमबेटका की। भीमबेटका के चित्र किस पे बनाए गए हैं बेटा? दीवार और छतों पे बनाए गए हैं, याद रखना है, क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा है, अक्सर गलत हुआ है लोगों का। आगे विश्व स्तर पे सबसे बड़ा भैंसे का चित्र कहाँ मिलता है बेटा? विश्व स्तर पे सबसे बड़ा भैंसे का जो चित्र मिलता है वो जावरा में मिलता है, लगभग 8 मीटर लंबा है, भैंसे का चित्र है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है बेटा जावरा, याद रखना है। आगे आखेटक, ग्वाले, करसी, सुअर, रीछ, हिरण, वाराह सिंघा, भैंसे के चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से ही ये सब डाटा मिले हैं बेटा, चाहे वो वाराह सिंघा हो या फिर कृषक हो या फिर सुअर का चित्र हो या फिर रीछ हो, मूल रूप से भीमबेटका से ही मिले। होशंगाबाद कहाँ स्थित है? होशंगाबाद कहाँ स्थित है बेटा? तो होशंगाबाद की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है बेटा? होशंगाबाद मूल रूप से नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में पाई जाती है और वहीं पे स्थित है। आगे होशंगाबाद की स्थापना किसने की थी बेटा? होशंगाबाद की स्थापना हुशंग शाह के द्वारा होती है, हुशंग शाह के द्वारा होती है। अच्छा, होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने की है बेटा? तो मनोरंजन घोष साहब खोजते हैं। कब खोजते हैं? 1922 ईस्वी में खोजते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टार लगाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। आगे होशंगाबाद के चित्रों को किस पद्धति से बनाया गया है बेटा? तो छेपांकन पद्धति में होशंगाबाद के चित्र बने हुए हैं। वन देवी एवं जिराफ समूह का चित्र कहाँ से मिलता है? तो वन देवी और जिराफ समूह का जो चित्र मिलता है बेटा होशंगाबाद से ही मिलता है। आगे चार धनुर्धारी और विशालकाय महामाहिष का चित्र कहाँ से मिला है? तो चार धनुर्धारी हो या फिर विशालकाय महामाहिष हो, होशंगाबाद से ही प्राप्त होते हैं, होशंगाबाद। आगे हल्के पीले रंग का विशालकाय हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? हल्का पीला रंग वाला विशालकाय हाथी कहाँ पाया जाता है बेटा? वो भी होशंगाबाद में ही पाया जाता है। हो सकता है क्वेश्चंस पूछ ले, इसलिए आपको याद रखना होगा। आगे हाथी पर सवार आदिमानव अस्त्रधारी घुड़सवार का चित्र कहाँ से मिलता है? तो चाहे हाथी पर सवार आदिमानव हो या फिर अस्त्रधारी घुड़सवार हो, दोनों डाटा होशंगाबाद से ही पाए गए हैं।
घायल भैंसे का चित्र कहाँ से मिलता है बेटा? आदमगढ़ से पाया जाता है। आदमगढ़ होशंगाबाद में पाया जाता है, इसलिए घायल भैंसे का चित्र आदमगढ़ होशंगाबाद से पाया जाएगा। आगे, सबसे अधिक हाथी का चित्रांकन किस गुफा में मिलता है? तो बेटा आदमगढ़ होशंगाबाद में ही सबसे ज़्यादा हाथियों का चित्रण हुआ है। आगे, विश्व प्रसिद्ध गर्भवती महिला का चित्र कहाँ से मिला है? विश्व प्रसिद्ध गर्भवती महिला का जो चित्र है वो फिरंगी कोटियार मध्य प्रदेश से पाया गया है। फिरंगी कोटियार मध्य प्रदेश से पाया गया है। आगे बात करते हैं विशालकाय मयूर का चित्र। बेटा बहुत बार क्वेश्चन छपा है ये, विशालकाय मयूर का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। आगे, सिंघनपुर गुफा किस राज्य में स्थित है? बेटा सिंघनपुर जो गुफा है ये मामा की नगरी मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे, सिंघनपुर किस नदी और पर्वत पे स्थित है? बेटा माठ नदी पे है सिंघनपुर, ये याद रखना है, और चावरथल पर्वत पे स्थित है। तो सिंघनपुर किस पर्वत पे है? चावरथल पर्वत पे स्थित है। सिंघनपुर में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं? बेटा 50 चित्रित गुफाएं पाई जाती हैं सिंघनपुर में, ऐसा माना जाता है। अच्छा, सिंघनपुर के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? W एंडरसन साहब खोजते हैं। कब खोजते हैं? 1910 ईस्वी का सन होता है जब W एंडरसन साहब खोजते हैं। आगे बात करते हैं सिंघनपुर के चित्रों को किस पद्धति से बनाया गया है? सिंघनपुर के जो चित्र हैं बेटा वो छेपांकन पद्धति से बनाए गए हैं। छेपांकन पद्धति में ज़्यादातर काम यहाँ पे हुआ है। सिंघनपुर के चित्रों को 1913 ईस्वी में किसने जो है परिचय दिया था? तो अमरनाथ दत्त आते हैं। अमरनाथ दत्त जो है मूल रूप से सिंघनपुर के चित्रों को खोज देते हैं। कब खोजते हैं? 1913 ईस्वी में। सिंघनपुर के चित्रों के बारे में 1917 ईस्वी में किसने बताया था? तो पर्सी ब्राउन साहब आते हैं, वो भी मूल रूप से इस पर जो है कुछ डाटा देते हैं। करमागढ़, कवला पहाड़, खेरपुर, बोतालदा और खारीसिया नवगढ़ प्रागैतिहासिक स्थल किसके अंतर्गत आ जाते हैं? बेटा सिंघनपुर मध्य प्रदेश के ही अंतर्गत ये सारे डाटा आ जाते हैं। असंख्य कंगारुओं का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? असंख्य कंगारुओं का जो चित्र है बेटा वो सिंघनपुर से ही प्राप्त होता है। सिंघनपुर से ही प्राप्त होता है। आगे, घायल भैंसे की बुरी तरह तीरों से बिधा हुआ गुफा में कहाँ चित्रित किया गया है बेटा? तो घायल भैंसों का बुरी तरह जो है तीरों से बिधा हुआ चित्र सिंघनपुर से ही प्राप्त होता है। सिंघनपुर, ये वाला क्वेश्चन छप चुका है बेटा, स्टार लगा लीजिएगा इसके ऊपर। आगे, सूंड उठाए हाथी का चित्र किस स्थल से मिला है बेटा? तो सूंड उठाए हाथी जो है सिंघनपुर से ही प्राप्त होता है, याद रखना है। और मूल रूप से घायल भैंसा भी यहीं से प्राप्त होता है। छिपकली की चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है बेटा? छिपकली भी सिंघनपुर से ही प्राप्त हो जाता है, ये भी याद रखना है बेटा। मंदसौर किस गुफा में, मूल रूप से मंदसौर में कितनी गुफाएं पाई जाती हैं बेटा? मंदसौर आप जानते होंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मुन्ना बैटरी का कल हमने नाम लिया था, वो बहुत अच्छे जो है कवि हैं और उन्हें जो है मंदसौर का ही माना जाता है। और मंदसौर ये बताया जाता है कि मंदोदरी, आप जानते होंगे रावण की पत्नी है मंदोदरी, उनका गृह स्थान भी मंदसौर ही है, ऐसा माना जाता है। 30 गुफाएं हैं बेटा यहाँ पे मंदसौर में, याद रखना है। पशुओं को हाँकते ग्वाले नृत्यरत महिला नामक चित्र कहाँ मिलता है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में ही मिलता है, चाहे वो ग्वाले पशु को हाँक रहे हो या फिर नृत्यकर्ता मानव हो, ये सब डाटा मंदसौर से मिल रहा है। आगे, देहाती बांस से बनी घड़ियों की चित्र किस स्थल से मिलता है? तो देहाती बांस की बनी गाड़ियों का चित्र जो है मंदसौर से मिल रहा है बेटा, मंदसौर राइट आंसर बनेगा। आगे, अष्टदल, स्वास्तिक, सूर्य चक्र, जो है पीपल की पत्ती सांकेतिक रूप से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं बेटा? तो मंदसौर से ही ये डाटा मिला है, चाहे वो मूल रूप से कहा जाए स्वास्तिक या फिर अष्टदल, सब कुछ मंदसौर से ही मिला है। आगे, पहाड़गढ़ प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? पहाड़गढ़ प्रागैतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना है। पहाड़गढ़ में बने प्रागैतिहासिक क्षेत्र किस नदी के तट पे स्थित है? पहाड़गढ़ में बने प्रागैतिहासिक क्षेत्र मूल रूप से आसान नदी पे स्थित है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन सी गुफा कहा जाता है कि मधुमक्खियों की छत्तों से परिपूर्ण है? तो पहाड़गढ़ की गुफा मूल रूप से मधुमक्खियों की छत्तों से परिपूर्ण मानी जाती है। आगे, हाथियों पर सवार आदिमानव का चित्र किस जगह पाया जाता है? तो पहाड़गढ़ से ही ऐसा दृश्य पाया जाता है कि हाथियों पर सवार है आदिमानव, ऐसा चित्रित कर दिया गया पहाड़गढ़ में। आगे, 6 पैरों वाला पशु का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? बेटा 6 पैरों वाला पशु पहाड़गढ़ से मिलता है, चंबल घाटी में मूल रूप से पाया गया था। आगे, विशालकाय पिपीलिका जिसे हम लोग चीता कहते हैं का चित्र कहाँ से मिला है? तो विशालकाय चीता जो है जम्बूद्वीप से पाया जाता है। आगे, धारावाड़ा, दारा, भरतपुर, गगरीन स्थल किस राज्य से मिलते हैं? बेटा धारावाड़ा हो, धार हो, भरतपुर हो, मूल रूप से आप जानते हैं भरतपुर राजघराना है, राजस्थान में पाया जाता है, यहीं से ये सब डाटा मिला है। आगे बात करते हैं, पूछा गया है कि बेल्लारी गुफा कहाँ स्थित है? आप जानते हैं बेटा बेल्लारी गुफा कर्नाटका में स्थित है। बेल्लारी गुफा को प्रकाश में कौन लाया? एफ फासेट लाते हैं। कब लाते हैं? 1892 ईस्वी में लाते हैं। 6 कोणों का सितारा बहुत बार पूछा गया
गया बेटा, बेल्लारी में ही पाया जाता है। बेल्लारी कर्नाटक के अंतर्गत आता है। एफ फासेट साहब इसे खोजते हैं। आगे, जादू टोने का चिन्ह कहाँ से मिलता है बेटा? बेल्लारी से ही मिलता है। बेल्लारी वही कर्नाटक वाला बेल्ट है। आगे, जादू टोने का चित्र बेल्लारी से ही प्राप्त हो जाता है। आगे की बात करते हैं तो पूछा गया वायनाड अटकल। वायनाड जहाँ से आजकल राहुल गांधी जो है सांसद हैं, आप जानते होंगे कर्नाटक वाला बेल्ट होता है। वायनाड अटकल गुफा कहाँ से स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है बेटा, केरला वाला बेल्ट होता है। एफ फासेट ने वायनाड अटकल गुफा को कब प्रकाश में लाया? तो 1901 ईस्वी में मूल रूप से एफ फासेट साहब जाते हैं और वायनाड अटकल गुफा को खोज देते हैं। आगे बात करते हैं, कहा गया सूर्य के चिन्ह जादू टोने का प्रतीक किस स्थल से मिला है? सूर्य का चिन्ह हो, जादू टोना का प्रतीक हो, मूल रूप से वायनाड अटकल से ही मिलता है। मनुष्य के सिर पे पगड़ी पहने हुए नामक चित्र कहाँ से चित्रित किया गया? वायनाड अटकल से ही चित्रित किया गया है। आगे, किस गुफा के चित्र स्पेन गुफा के चित्रों के समान माने जाते हैं? स्पेन की समान जो है वायनाड अटकल की गुफा को माना जाता है। आगे, वायनाड अटकल में बने चित्र किस रंग में बनाए गए हैं? लाल या काला रंग में बनाया गया है। आगे, बिल्लास संगमरमर गुफा कहाँ स्थित है बेटा? तो बिल्लास संगमरमर जो गुफा है बेटा वो तमिलनाडु मद्रास में स्थित है, याद रखना होगा। आगे बात करते हैं, बिल्लास संगमरमर को नियोलिथिक काल का किसने कहा था? बिल्लास संगमरमर को नियोलिथिक काल का रांगे राघव ने कहा था। विश्व झोपड़ी गुफा कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है बेटा। सुदामा गुफा, लोमहर्ष गुफा, रामाश्रय गुफा कहाँ स्थित है? ये सब बिहार यानी कुल मिला के नीतीश वाले नगरी में स्थित है। लोमहर्ष गुफा हो, रामाश्रय गुफा हो, सुदामा गुफा हो, ये सब बिहार में पाया जाता है। आगे, प्रागैतिहासिक स्थल अमरनाथ गुफा किस जगह पाया गया है? प्रागैतिहासिक स्थल है अमरनाथ गुफा, ये कश्मीर में पाया जाता है बेटा। आगे, प्रागैतिहासिक कालों को किस नाम से जाना जाता है? ओझा के नाम से जाना जाता है। आगे, प्रागैतिहासिक चित्र किसने चश्म के बनाए गए हैं बेटा? प्रागैतिहासिक चित्रों में कितने चश्म आए हैं? तो 2 चश्म यानी सम्मुख चश्म को दर्शाने का प्रयास प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। पशुओं के चर्बी का प्रयोग करके किन चित्रों में सर्वाधिक चित्र किया गया है बेटा? प्रागैतिहासिक काल में आप जानते हैं पशुओं की चर्बी को आपस में मिलाया जाता था, उसे जो है चित्रांकन कार्य किया जाता है। आगे, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय क्या रहा है बेटा? ज़्यादातर विषय जो है आखेट पे बनाए गए हैं, आखेट के चित्रण ज़्यादा दिखाई देते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किस प्रकार की रेखांकन का प्रयोग हुआ है? ज्यामितीय रेखाएं ज़्यादा प्रयोग की गई हैं। प्रागैतिहासिक काल में कितने प्रकार की शैलियों का प्रयोग हुआ है बेटा? शैली जो है टोटल 5 प्रकार की प्रयोग की गई है। तो इतना डाटा आपको सदैव दिमाग में रखना होगा बेटा। प्रागैतिहासिक काल के लिए इतना बहुत है। मैं मानता हूँ चाहे पंचमढ़ी पूछे, होशंगाबाद पूछे, सिंघनपुर पूछे, पहाड़गढ़ पूछे, भीमबेटका पूछे, सबका राइट आंसर मध्य प्रदेश आप ठोकेंगे। और जब आएगा इधर भिल्डरिया सिल्डरिया वाला डाटा तो आप जानते हैं कि ये मिर्ज़ापुर वाला बेल्ट हो जाएगा, बांदा वाला बेल्ट हो जाएगा। ये सब डाटा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो आप कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे, कुल मिला के आपको सब कुछ कराया जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। चाहे वो पूर्व पाषाण काल को पूछे कितने भागों में बांटा गया, या फिर ये पूछे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, या फिर प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, आपको सब कुछ बता दिया गया है। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? चरक को ही कहा जाता है। तो ये सब डाटा आपको याद रखना होगा बेटा, तब जाके काम बन पाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने पेड ग्रुप ले लिया, हमने नोट्स ले लिया, हमने ये ले लिया, सर हमारा हो जाएगा। बेटा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, डाटा आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके काम बनता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।